हेलो स्टूडेंट्स, मस्तांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की सेमेस्टर सेकंड की तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण यानी कि मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस नाम की एक इंपोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 5 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 6 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 6 लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 6 की जो शुरुआत है वो हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक छोटा सा सवाल सोचिएगा। अगर संसद में 100 लोग हैं और उनमें से 90 पुरुष और सिर्फ 10 महिलाएं हो तो क्या वह सच में समान प्रतिनिधित्व कहलाएगा? तो यहीं पर एक और सवाल आता है कि राजनीति में पुरुषों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है, महिलाएं राजनीति में कम क्यों दिखाई देती है? तो यही समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है जेंडर एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि लिंग और तुलनात्मक राजनीति। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे तुलनात्मक राजनीति में लिंग अध्ययन, राजनीति में लिंग भेद, मुख्य धारा का शोध और लिंग शोध, इसी के साथ साथ लिंग अंतराल की उपलब्धियां और चुनौतियां, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, अमेरिका में महिलाओं की भागीदारी और भारत में महिलाओं की भागीदारी। तो चलिए इस यूनिट की जो हम शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में आपको सबसे पहले समझना क्या है? तो सबसे पहले आपको तुलनात्मक राजनीति में लिंग के बारे में समझना है। तो तुलनात्मक राजनीति में लिंग का अध्ययन यह समझने के लिए किया जाता है कि राजनीति और शासन में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं में क्या अंतर है। तो लंबे समय तक राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना गया और महिलाओं को भागीदारी बहुत कम दी गई। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक छोटी कहानी सुनो। मान लीजिएगा एक गांव में चुनाव होने वाला था। तो गांव के जो लोग थे वे उम्मीदवार चुन रहे थे। सब लोग कह रहे थे नेता तो पुरुष ही होना चाहिए। तभी एक महिला बोली, क्यों, क्या हम फैसले नहीं ले सकते? तो यह सवाल ही जेंडर स्टडी की शुरुआत है। पहले लंबे समय तक जो राजनीति थी उसको पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो बहुत ही कम थी। इसीलिए विद्वानों ने यह अध्ययन शुरू किया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी क्यों कम है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकते। तो महिलाओं ने यह देखा कि जो हमारी राजनीति में भागीदारी है वो बहुत ही कम है और उसको कैसे बढ़ाया जाए। इसी के साथ साथ जो लिंग अध्ययन है वो हमें यह भी बताता है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है उसको किस किस तरीके से प्रभावित करती है। तो आज के समय में अगर आप देखें, लोकतंत्र के विकास के साथ साथ जो महिलाओं की भागीदारी है उसको भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसे कि आप देखें 33% आरक्षण हमारा पंचायत में महिलाओं को दिया गया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुलनात्मक राजनीति में लिंग भेद को लेकर। तो अब हम समझते हैं जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लिंग भेद के बारे में। तो सबसे पहले आप लिंग भेद का मतलब समझिएगा कि लिंग भेद होता क्या है। तो लिंग भेद का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक और राजनीतिक असमानता, यानी कि जो पुरुष और महिला होती है उनके बीच में जो सामाजिक और राजनीतिक असमानता है उसको ही हम लिंग भेद या जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। अगर किसी स्कूल में लड़कों को खेल का मैदान मिले और लड़कियों को कहा जाए तुम सिर्फ क्लास में बैठे हो, तो क्या यह समानता होगी? जी नहीं। तो इसी तरीके से राजनीति में भी लंबे समय तक पुरुषों जो थे उनको अधिक अवसर मिले और महिलाओं को कम। तो राजनीति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम रही है। इस
इसका कारण सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक मान्यताएं और शिक्षा की कमी है। तो स्टूडेंट इसके कारण यही है, जो वहां की सामाजिक परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक मान्यताएं है कि महिलाएं सिर्फ घर के काम के लिए बनी है, इसी तरीके से शिक्षा की जो कमी है, यही सभी महिलाओं की भागीदारी कम कर रही है। तो कई समाजों में महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक सीमित किया जाता है, यानी कि उनको जो भारी निर्णय वे नहीं लेने देने जाते, बल्कि जो घरेलू कार्य है उस तक ही उनको सीमित समझा जाता है। जिससे क्या हुआ, जिससे महिलाओं को राजनीति और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में शामिल होने का जो अवसर है वो बहुत ही कम मिला। लेकिन अगर आप आज के समय में देखें, आधुनिक लोकतंत्र में हमारा ये विचार आया कि जो पुरुष और महिलाएं हैं वे दोनों ही समान रूप से बराबर है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही समान रूप से राजनीति में भाग ले सकती है। तो इसीलिए हमारे जो कई प्रकार के देश है उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण और विशेष नीतियां भी बनाई गई है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ जो भारत है उसमें 33% आरक्षण पंचायत में दिया गया है महिलाओं को। तो ये सभी हमारा इसी का एक मुख्य उद्देश्य है, तुलनात्मक राजनीति में लिंग भेद को समाप्त करने का। तो यही था हमारा तुलनात्मक राजनीति में लिंग भेद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुख्य धारा का शोध, लिंग शोध और लोकतांत्रिकरण। तो अब हम समझते हैं एक महत्वपूर्ण बात कि स्टूडेंट पहले जो राजनीतिक शोध होते थे उन्हें हम कहते थे मेन स्ट्रीम रिसर्च, यानी कि प्रारंभिक राजनीतिक शोध में महिलाओं के मुद्दे पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। तो अधिकांश जो ये अध्ययन थे वे केवल राजनीतिक संस्थाओं और पुरुष नेताओं पर ही केंद्रित थे। यहाँ पर जो महिलाएं थी उनको साइड रख दिया जाता था। तो इनमें अध्ययन होता था हमारे संसद, सरकार और पुरुष नेता के बारे में, लेकिन इन शोधों में महिलाओं के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो बाद में विद्वानों ने महसूस किया कि महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज करना राजनीति के अध्ययन को अधूरा बना देता है। तो तभी विद्वानों ने कहा कि अगर हम महिलाओं को नहीं समझेंगे तो जो राजनीति है उसको कैसे समझेंगे। तो यहीं से शुरू हुआ हमारा लिंग आधारित शोध, यानी कि जेंडर रिसर्च। तो यही था हमारा एक इतिहास राजनीतिक शोध का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम लिंग शोध के कुछ प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं, आखिर इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य आता है वो आता है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को समझना। तो महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है उसको समझना जेंडर रिसर्च का पहला उद्देश्य है। इसी के साथ साथ राजनीति में जो असमानता है उनको पहचाना जाए, जैसे कि पुरुष अधिक है महिला कम है, तो उसको असमानताओं को पहचाना जाए, फिर उसमें महिलाओं की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के जो उपाय है उनको बताया जाए। तो यही थे हमारे लिंग शोध के कुछ प्रमुख उद्देश्य। इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि लोकतंत्रीकरण। तो लोकतंत्रीकरण से क्या संबंध है इसका, उसको समझ लेते हैं। तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समानता और भागीदारी, यानी कि लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब है समानता और भागीदारी। तो अगर महिलाएं राजनीति में कम है तो जो लोकतंत्र है वो भी अधूरा माना जाएगा। तो इसीलिए हमें डेमोक्रेटाइजेशन यानी कि लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाना होगा। तो यही था हमारा लोकतंत्रीकरण से संबंध, यही था हमारा मुख्य धारा का शोध, लिंग शोध और लोकतंत्रीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लिंग अंतराल, उपलब्धियां और चुनौतियों को लेकर। तो अब हम समझते हैं जेंडर गैप, यानी कि लिंग अंतराल। तो स्टूडेंट पुरुष और महिला के बीच के अंतर को ही हम लिंग अंतराल कहते हैं। तो चलिए उसकी कुछ उपलब्धियां और उसकी कुछ चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपलब्धियां के बारे में। तो सबसे पहली उपलब्धियां है महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। तो पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। जैसे कि आप देखिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया, जो संसद थी वहां पर महिलाओं को चुना गया, यानी कि कई देशों में महिलाएं संसद और सरकार में चुनी जाने लगी। साथ साथ शिक्षा और जागरूकता बढ़ी, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान आए। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए आरक्षण और विशेष नीतियां लागू की गई, जैसे कि मैंने आपको बताया 33% आरक्षण पंचायत में महिलाओं के लिए। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। तो ये सभी उपलब्धियां थी हमारी महिलाओं के लिए। इसके बाद इसकी कुछ चुनौतियां भी है, उन चुनौतियों के बारे में बात कर देते हैं। अभी भी हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि आप देखें
कई देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अभी भी कम है। तो खासकर ऐसे देशों में जहाँ की जो संस्कृतियां है, जहाँ की जो परंपराएं है, वे महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक सीमित रखती है। इसी के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं अभी भी मौजूद है, यानी कि जो हमारा समाज है वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि जो एक महिला है वो बाहर के कार्य भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महिला चुनाव में भाग लेने से पीछे रह जाती है। यानी कि जो महिला होती है वे कमाती कम है, तो इसीलिए जो महिला होती है वे चुनाव में भाग नहीं ले पाती, क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा आर्थिक जरूरत पूरी करनी होती है। इसके बाद सेकंड आता है, राजनीतिक दलों में भी महिलाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। यानी कि सिर्फ कहने के लिए आप 33% आरक्षण कह सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से महिलाओं को दबा दिया जाता है। तो कई समाजों में अभी भी जो पुरुषों का वर्चस्व है वो बना हुआ है। तो स्टूडेंट आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि पति नेता होता है लेकिन टिकट पत्नी को दे दिया जाता है। तो असली फैसला कौन लेता है? पति। इसे ही हम कहते हैं प्रोक्सी पॉलिटिक्स, और ये भी हमारा एक कारण है, हमारी हमारी एक चुनौती है महिलाओं को लेकर। तो यही था लिंग अंतराल, उपलब्धियां और चुनौतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकार और राजनीति में महिलाओं को लेकर। तो अब समझते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझ लीजिएगा। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि सरकार और संसद में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। यानी कि सरकार में समाज के सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग, उसको ही हम कहते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व। यदि महिलाओं की संख्या कम है तो निर्णय निर्माण में उनके हितों का प्रतिनिधित्व भी कम होगा। मान लीजिएगा अगर संसद में महिलाओं की संख्या कम है तो उनके हितों की जो रक्षा है वो भी कम हो गई। इसीलिए कई देशों ने अलग अलग प्रकार के उपाय किए, जिससे कि कई देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सके। तो यही था हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब हम बात कर लेते हैं इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के कुछ उपाय के बारे में। तो कुछ उपाय देख लेते हैं जिनके माध्यम से हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है संसद और स्थानीय निकायों में आरक्षण। जैसे कि आप पंचायत में आरक्षण देखें। इसी के साथ साथ राजनीतिक दलों में महिला उम्मीदवारों को बढ़ावा। सेकंड, महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण। और फोर्थ, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। तो ये कुछ उपाय है जिनके माध्यम से हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकते हैं। अब हम इसके कुछ महत्व के बारे में अगर बात करें तो महत्व इनका यही है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व से नीतियां अधिक समावेशी बनती है, समाज में समानता और लोकतंत्र मजबूत होता है। यानी कि अगर राजनीति में महिलाएं बढ़ेगी तो जो नीतियां है वो ज्यादा समावेशी होगा, और इससे हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, वो भी मजबूत होगी। तो यही था हमारा महत्व। तो यही था हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकार और राजनीति में महिलाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के बारे में। तो अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को 1920 में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो पहले 1920 से पहले जो महिला होती थी उनको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन अमेरिका में महिलाओं को 1920 में मतदान का अधिकार मिल गया था। उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने लगी। तो अगर आज आप देखें, कई महिलाएं अमेरिकी कांग्रेस, सीनेट और विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य कर रही है। तो महिलाएं कांग्रेस में है, सीनेट में है और कई सरकारी पदों पर भी है, लेकिन फिर भी जो पुरुषों की संख्या है वो अभी भी अधिक है। तो महिलाओं ने सामाजिक आंदोलन और नागरिक अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं समझ लेते हैं। सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है कि महिलाओं की जो राजनीतिक जागरूकता है वो इसमें अधिक बताई जाती है। इसी के साथ साथ कई महिला नेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। तो इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी कुछ मुख्य विशेषता ये बन जाती है। लेकिन अगर हम आज भी देखें, आज भी राजनीति में जो पुरुषों की संख्या है वो भी अधिक मानी जाती है महिलाओं की अपेक्षा। तो यही थे हमारी कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में महिलाओं को स्वतंत्रता के समय से ही समान मतदान अधिकार प्राप्त है। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में,
उसके बाद से ही हमारा जो महिला है उनको मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो जैसे कि अभी हमने देखा जो हमारा अमेरिका था उसमें 1920 में, और लेकिन भारत में 1947 में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो भारतीय संविधान पुरुष और महिला दोनों को समान राजनीतिक अधिकार देता है, यानी कि स्वतंत्रता के समय से ही जो वोट देने का अधिकार है वो महिलाओं को मिल गया। भारतीय संविधान जो है वो महिला और पुरुष दोनों को ही समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता है। तो भारत में कई महिलाओं ने राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि आप देखें इंदिरा गांधी हो गई, इसी तरीके से अन्य और भी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भारत में राजनीति में निभाई। तो आप इसके कुछ प्रमुख उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। सबसे पहला जो आता है वो आता है संसद और राज्य विधानसभा में महिला सदस्य है। तो भारत में कई महिला नेता रही है, जैसे कि इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। इसी के साथ साथ पंचायत और नगर निकायों में भी महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ाया गया है। सेकंड आता है पंचायत स्तर पर भागीदारी, जैसे कि मैंने आपको हर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि भारत में जो पंचायत है उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, जिससे कि जो ग्रामीण स्तर है उस पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ने लगी है। तो इन्हीं सभी भागीदारी के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी है। तो उन चुनौतियों में अगर हम देखें, आज भी जो हमारी संसद और विधानसभा है उनमें महिलाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा कम देखी जाती है। इसी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बाधाएं भी महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में जाने से रोकती है, जिसके साथ ही जो हमारी कुछ परंपराएं हैं, कुछ रूढ़िवादी धारणाएं हैं, उनकी वजह से भी जो महिलाएं हैं वे राजनीति में भागीदारी नहीं कर पाती। अगर किसी कारणवश वे राजनीति में भागीदारी कर भी लेती है तो अन्य पुरुषों के माध्यम से उनको दबा दिया जाता है, उनको उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो यही था स्टूडेंट हमारी राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरी चर्चा को संक्षेप में समझ लेते हैं। तो जो हमारा तुलनात्मक राजनीति है, जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसमें लिंग अध्ययन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही हमारी राजनीति में मौजूद असमानताओं को हमें बताता है और हमें उसे समझने में मदद करता है। इसी के साथ साथ महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है वो बहुत ही ज्यादा कम है अभी के समय में भी, लेकिन पहले से अधिक है, जिस कारण जो लोकतंत्र है वो उसको मजबूत बना रही है। तो कई देशों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां मौजूद है। तो इसीलिए अगर हम बात करें भविष्य के बारे में, तो भविष्य में महिलाओं की जो भागीदारी है उनको बढ़ाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार आवश्यक है, जिससे कि महिलाओं की राजनीतिक बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा लोकतंत्रीकरण है वो भी मजबूत होगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारी यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ ही हमारा मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 6th यूनिट थी जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपका मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।